स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रम स्कोपी प्लस स्कोपी, स्पेक्ट्रम का मापन। ये अलग अलग तरंगदैर्ध्य पर अलग अलग आवृत्तियां प्रदर्शित करता है। तब ये तरंग स्पेक्ट्रम पर मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है, भौतिकी में स्पेक्ट्रम पर मतलब है प्रकाश की तीव्रता, अर्थात अलग अलग तरंगदैर्ध्य अलग अलग प्रकाश पर अलग अलग तीव्रता पर ये अलग सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। ये अपने अपने अलग अलग तरंगदैर्ध्य के प्रकाश की वजह से अलग अलग तरंगदैर्ध्य के डिफरेंस की वजह से अपनी अलग अलग प्रकृति का विभव करती है। कम तरंग जिसकी परास अधिक होती है, अर्थात जैसे रेडियो वेव्स कर लें तो उसकी परास करीब 30 फुट के आसपास भी होती है, जो कि एक बिल्डिंग के बराबर होती है, जो हम वाईफाई टावर वगैरह में यूज किए जाते हैं। उसके बाद उससे अधिक ऊर्जा में माइक्रोवेव तरंगे, उससे अधिक इंफ्रारेड आईआर, उससे अधिक अल्ट्रावायलेट, विजिबल अल्ट्रावायलेट और एक्सरेज और गामा रेज। गामा रेज हमेशा न्यूक्लियस अर्थात प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बाइंडिंग एनर्जी से ही रिलीज होती है। गामा रेज ये काफी हाईली एनर्जेटिक होती है। गामा रेज स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? न्यूटन साहब ने फ्रंट और लाइन का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने फ्रंट और लाइन का प्रतिपादन किया। फ्रंट और लाइन क्या होती है? विजिबल, जो कि प्रकाश के द्वारा जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वो 7 रंग में विभल हो जाती है, 7 रंगों में विभल होती है। रेड कलर का तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, जो कि हमें दूर से भी दिखाई देता है, जिस वजह से हमें दूर से भी दिखाई देता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। ये विजिबल लाइट है जो आंखों से देखी जा सकती है। जेन लुईस 1926 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में इनका प्रतिपादन हुआ, अपना फोटोन थ्योरी का प्रतिपादन करवाया। डेविस मोरसन आइंस्टाइन ने इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रतिपादन किया। मैक्स प्लैंक ने लाइट का ड्यूरेशन और नील्स बोर ने एक इलेक्ट्रॉन भी तरंग की तरह कार्य करता है, जो कि एक परास में विचरण करता है, जिसकी परास की लंबाई अर्थात लैम्बडा है, तरंगदैर्ध्य 3.2 एंगस्ट्रॉम। वाइट जब प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त होती है। विबज्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तरंग क्या होती है? तरंग में विद्युत, मैग्नेटिक और वेग 3 दिशाओं में विचरण करती है, अर्थात एक्स वाई जेड। जेड फॉर्मेशन में मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक आयाम बनाती है, जो कि वेवलेंथ या परास कहते हैं। वेव दो जो प्रकाश की किरण विद्युत चुंबकीय तरंगे 2 तरह के प्रभाव दिखाती है। एक तो कण, जो कि फोटोन का एनर्जी सोर्स होती है, और दूसरा तरंग की तरह। तरंग में मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और वेग होता है। वेग की तरह कार्य करती है। अगर किसी बंद कमरे में एक छेद कर दिया जाए तो एक छेद पूरे कमरे को रोशन कर देता है। यह है डिफ्लेक्शन प्रोसेस, अर्थात फोटोन पार्टिकल्स, जो कि फोटोन पार्टिकल्स और तरंग की तरह कार्य करते हैं, जो कि तरंग की तरह कार्य करता है। फोटोन में और अगर जैसे 2 छेद कर दिए जाए, जहां पर ये काटेंगे, अर्थात ये रेखाएं काटेंगे, वहां पर ब्लैक स्पॉट्स पैदा होंगे दीवार पर। वेव जिस फलन में विचरण करती है, विचरण करती है, ये 90 और 180 डिग्री मूवेबल होती है।
जो कि इनको कैंसिलेशन भी कर सकती है किसी भी अब नॉइस कैंसिलेशन इस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि जैमर जो कि रेडियो वेव्स को नेग्लेक्ट कर देता है, अर्थात कैसे कर देता है किसी भी प्रशासनिक विभाग में से जुड़े या फिर एग्जाम सेंटर पे जाते हैं, वहां पर जैमर का यूज किया जाता है जो कि रेडियो वेव्स को आने से रोकता है कैंसिलेशन के लिए। ये और इनको अगर जैसे दो वेव्स को मिलाया जाता है तो इनकी परास और फ्रीक्वेंसी भी डबल भी हो सकती है। वो अपने अपने हिसाब से जिस भी रिक्वायरमेंट की जिसका भी रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से इनको डाल लिया जाता है। ये तरंग की तरह कार्य करती है। लाइक हम मोबाइल सिग्नल जब रेडियो वेव्स को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल सिग्नल्स का रेडियो वेव्स को ध्वनि तरंगों में बदलना, तो ध्वनि तरंगों को वापस से रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करना। फ्लेम टेस्ट में क्या होता है? फ्लेम टेस्ट एक तरीका है कि स्पेक्ट्रम किस तरह से पैदा होता है। स्पेक्ट्रम किसी भी NaCl, BaCl2 और किसी कैल्शियम क्लोराइड को अगर फ्लेम में जलाया जाता है तब येलो, ग्रीन, ब्लू कलर होता है। क्यों? क्योंकि जब किसी अणु या परमाणु, ये तो अणु है, NaCl, BaCl2 ये अणु है, अणु में विचरण करते हुए इलेक्ट्रॉन या बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जब उनको बाहर से ऊर्जा प्रोवाइड कराई जाती है तो अब ये उच्चतर स्तर में पहुंच जाती है। वापिस से जब अपनी स्थिर अवस्था में आती है तो ये एनर्जी को रिलीज करती है। वो अगर दृश्य तरंगों की उनकी परास अगर दृश्य तरंगों के अंदर है तो वो कलर शो करेगी, और अगर उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा है या फिर उससे भी ज्यादा है तो वो शो नहीं करेगी, परंतु अल्ट्रावायलेट एक्सरे तक प्रोड्यूस करेगी, अर्थात फोटोन पार्टिकल्स रिलीज करेगी एक्सरे की तरह। एक्सरे भी ऐसे ही काम करती है। एक्सरे भी कुछ इसी तरह से काम करती है। जब एनोड और कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं एनोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन का अणु के अंदर रोटेशन करते हुए इलेक्ट्रॉन को जब चोट मारता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, तो वहां वैलेंसी क्रिएट होती है, जिस वजह से अपर इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंसी बढ़ने के लिए निम्न अवस्था में आता है, अर्थात फोटोन पार्टिकल्स रिलीज करता है, जिस वजह से एक्सरेज का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर वही चीजें होती अपनी निचली ऊर्जा से ऊपरी ऊर्जा स्तर में जाने पर। ऐसा तो नहीं है कि फिक्स है कि उसी ऊर्जा स्तर में जाएगा या फिर उसी ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कितने भी हो सकते हैं। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांच, पहला इलेक्ट्रॉन अगर 5वीं कक्षा में जाता है तो 5वीं कक्षा से जब चौथी और तीसरी कक्षा में आता है, रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। जब उसकी 5वीं कक्षा से चौथी कक्षा में भी आ सकता है, तीसरी कक्षा में भी आ सकता है, दूसरी कक्षा में भी आता है। ये अलग अलग तरीके से एनर्जी रिलीज करता है। अगर वो दृश्य तरंगे या फिर 200 से 800 नैनोमीटर या 200 से 400 नैनोमीटर के अंदर है तो वो कलर शो करेगी, अर्थात फ्लोरेंस जिसे कहते हैं या फिर रमन प्रभाव जिसे कहते हैं। अगर उनकी एनर्जी उससे भी ज्यादा है या फिर परास है तो हालांकि वो दिखाई नहीं देगी, परंतु एक्स-रेज का निर्माण करेगी, अर्थात फोटोन पार्टिकल्स बाहर की ओर निष्कासित होंगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी दरअसल बियर-लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करती है। जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी बियर-लैम्बर्ट लॉ को फॉलो करती है। ये एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब KCl, जहाँ पर K मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है और लेंथ जो कि एकदम फिक्स है। मतलब मशीन के अंदर जब ब्यूपेट को रखा जाता है सैंपल के साथ, सॉल्वेंट और
विलेय और विलायक को दोनों को मिक्स करके रखा जाता है। अर्थात उसके जब या फिर दूसरे शब्दों में कहें उसका मापन मेजर करने के लिए भाई उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स के किस तरह के बॉन्ड है, कितनी साइक्लिक रिंग है, कीटोन ग्रुप कौन सा है, एमीन ग्रुप कौन सा है, ज्ञात करना है, उसे डिटेक्ट करना है। तो विद्युत तरंग एक फिक्स विद्युत तरंग का निष्कासन होता है अर्थात सोर्स द्वारा, जो कि जिसकी तरंगदैर्घ्य एकदम फिक्स होती है वो कि उस ड्यूप्लेट से पास करवाई जाती है, तब कुछ पार्ट्स एब्जॉर्ब होगा, कुछ पार्ट्स एमिट होगा, कुछ पार्ट स्कैटरिंग होगा। स्कैटरिंग और ट्रांसमिटेड पार्ट को मेजर कर लिया जाता है, परंतु एब्जॉर्ब्स को उसमें से जो शुरुआत में इंटेंसिटी है उससे माइनस कर लिया जाता है, अर्थात डिटेक्ट कर लिया जाता है। ये कुछ इसी प्रकार से है। जैसे कि किसी रोशनी के आगे अपने हाथ की उंगलियों को घुमाना, जो कि पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली के बीच में इम्पल्स जनरेट होगी, अर्थात ग्राफ में इंटेंसिटी अप डाउन कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि तरंगदैर्घ्य जैसे कीटोन का तरंगदैर्घ्य अलग होगा, एमीन का ग्रुप का तरंगदैर्घ्य अलग होगा, साइक्लिक रिंग का तरंगदैर्घ्य अलग होगा। इस तरह से मेजर किया जाता है। ये एब्जॉर्प्शन पार्ट में आता है। स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, इसके अलावा अगर किसी रेफरेंस या सैंपल से अगर किसी को मेजर करना है तो डबल मिरर का यूज किया जाता है, जो कि सोर्स लाइट से डबल ऐसा लगता है कि डबल सोर्स से लाइट प्रोड्यूस करवाई जा रही है, जो कि मेजर की डिटेक्ट की जाती है कुछ इस प्रकार से अलग अलग। अब है इंस्ट्रूमेंट में कई तरह से के इंस्ट्रूमेंट, महंगे से महंगे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं डबल सैंपल रेजोल्यूशन पर, और उनकी विजिबिलिटी के अनुसार अर्थात उनकी तरंगदैर्घ्य के मापानुसार अलग अलग यूज किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। और ये बिल्कुल पैक होती है, ना तो अल्ट्रावायलेट बाहर जाती है और ना बाहर से तरंगे अंदर आ पाती है, ताकि इनकी वर्किंग में डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह से पिपेट अंदर रखी जाती है। ये हाईली ट्रांसफरेबल होती है, एक साइड रफ होती है और बीच में से ट्रांसफरेबल होती है। इन पर फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं लगने चाहिए, क्योंकि अगर फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगेंगे तो किरण सोर्स द्वारा लाइट का इलेक्ट्रॉनिक विकिरण का पासेस में डिस्टर्बेंस होगा, अर्थात अव्यवस्थित होगा, जो कि एमिन ग्रुप, कीटो ग्रुप, साइक्लिक कंपाउंड्स का सही से रीडिंग नहीं कर पाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से इसको यूज किया जाता है प्रिज्म द्वारा पासेस 7 लाइट्स में, और 7 लाइट्स में भी किसी एक लाइट में जो तरंगदैर्घ्य फिक्स कर दिया जाता है वही तरंगदैर्घ्य इस सैंपल को पास करता है, जो कि एब्जॉर्ब करता है। और ये वैसे ही काम करता है जैसे कि हाथ प्रकाश के सामने या फिर किसी लाइट सोर्स के सामने अपने हाथ को चारों तरफ घुमाना, जब एक उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, 5 उंगली सब अलग अलग तरीके से इम्पल्स जनरेट करेंगे, अर्थात ग्राफ में इंटेंसिटी और तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगा। कीटोन का तरंगदैर्घ्य अलग होता है, एमिन का, एनिलीन ग्रुप का, सबका तरंगदैर्घ्य अलग अलग होता है। एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी उच्च अवस्था में आती है, वापस निम्न अवस्था में आती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी ये देखिए, इसमें एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, एनआईआर, माइड आई, इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव जो तरंगे हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड को जांचने के लिए टेस्ट ट्यूब का यूज किया जाता है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला और स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस तरह से तैयार किया जाता था। उसमें काफी व्यस्तता और सटीकता होने की आवश्यकता ज्यादा होती थी, परंतु सटीकता इतनी नहीं आ पाती थी। परंतु जब स्पेक्ट्रोस्कोपी आज के टाइम पर सभी मॉडर्न तरीके से यूज करते हैं, जिसमें सटीकता काफी ज्यादा है।
अर्थात मापन भी आसान है, टाइम की बचत होती है और परफेक्शन सबसे बेस्ट है। तो ये अच्छे से अच्छे कंपाउंड को भी डिटेक्ट कर पाती है स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी 3 प्रकार की होती है: एब्जॉर्प्शन, इमिशन, स्कैटरिंग। एब्जॉर्प्शन, जब विकिरण सैंपल द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है तब वो अपनी उच्च कीटोन ग्रुप अपना रेजोनेंस की वजह से जब लोन पेयर्स को अपने बॉन्ड में डालता है, अर्थात अगर रेजोनेंस शो करता है तो वो स्थिर अवस्था में होता है। तब इलेक्ट्रॉन अपनी अणु से इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। वापिस जब बॉन्डिंग में आएगा तब वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इमिशन एंड इमिशन, जब यह कुछ एक्सरे की तरह है जो अपनी उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में आने पर लाइट को एग्जीक्यूट करता है, अर्थात इमिट करता है, फोटोन को, फ्रीक्वेंसी को इमिट करता है। स्कैटरिंग क्या होता है? रमन इफेक्ट, जो कि ऊपर से नीचे आने पर कलर शो करते हैं, अर्थात फ्लोरेंस शो करता है, प्रतिदीप्त होता है सैंपल। ये क्यों होता है? क्योंकि ये विजुअल लाइट का तरंग दैर्ध्य विसर्जित करता है, इसलिए स्कैटरिंग इफेक्ट कहते हैं। यह अपनी निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में आता है, फिर उच्च अवस्था से कई प्रकार की निम्न अवस्थाओं में विभक्त होता है। ये अलग अलग तरीके से ज्ञात करते हैं। तो रमन स्कैटरिंग, जिसकी लैम्बडा अलग अलग कक्षकों में आने पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य होगी, जो कि रमन स्कैटरिंग, रेलेंथ स्कैटरिंग इस प्रकार से विभक्त है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में विजिबल होता है, अर्थात कलर शो करती है, विजिबल लेंथ के अंदर ही होगा। कुछ सैंपल्स में कुछ पार्टिकल्स का रिफ्लेक्शन होता है, कुछ ट्रांसमिशन होता है, कुछ का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ का स्कैटरिंग होता है। स्कैटरिंग, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन, इसको पेक मशीन में तो ज्ञात कर लिया जाता है और एब्जॉर्प्शन का मेजर किया जाता है। ये पेक मशीन के अंदर बाहर नहीं निकल पाता और ना ही बाहर से कोई अल्ट्रावायलेट या विजिबल लाइट्स अंदर आ पाती है। कुछ होमो से लुमो में जाती है और लुमो से वापस होमो में आती है। अब है अल्ट्रावायलेट, जिसकी तरंगदैर्घ्य 200 से 400। अल्ट्रावायलेट विजिबल 200 से 800 होती है और विजिबल भी 200 से 400 नैनोमीटर होती है, जो कि विजुअल तरंगें क्या होती है? वैलेंट इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट करती है। इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है अपेक्षाकृत। विजुअल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव तीनों से ये अल्ट्रावायलेट विजिबल वैलेंट इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करती है, अर्थात बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, एन नॉन बॉन्डिंग और पाई स्टार और सिग्मा स्टार में व्यवस्थित करती है। ये जिस प्रकार की तरंगदैर्घ्य या एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, उसी प्रकार के इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, उसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंचता है, अर्थात जैसे कि एनिलीन या फिर कीटोन एक्स्ट्रा ग्रुप, ये अलग अलग परास शो करते हैं, अर्थात अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। पाई से पाई स्टार में जाने पर अगर पोलर सॉल्वेंट है तो बेथोक्रोमिक शिफ्ट होता है और नॉन पोलर है हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है और पोलर है तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट होता है। बेथोक्रोमिक जो कि नॉन पोलर एंड नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में जाने पर, ये सिग्मा स्टार और पाई स्टार ये हाई एनर्जी लेवल है। एन जो कि नॉन बॉन्डिंग है, जब परमाणु नॉन बॉन्डिंग अवस्था होता है तब एन अवस्था होती है। और पाई और सिग्मा और पाई ये किसी परमाणु की लो एनर्जी लेवल की व्यवस्था है। इनको एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी log 10 1/d लैम्बडा एन इनसे ज्ञात किया जा सकता है। कुछ इस प्रकार से देखो, CO2 गैस अगर अवेलेबल है अणु में, कुछ इस प्रकार से पैरामीटर शो करेगी। डबल एनर्जी रिंग है तब log x और नैनोमीटर लैम्बडा लेंथ के अनुसार log x कुछ इस प्रकार से शो करेगा अगर डबल रिंग है। क्यों?
क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड है, रिंग के ऊपर और नीचे का क्लाउड है, ये रेजोनेंस अवस्था में है। अगर बाहर से एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है और ऊपरी अवस्था में पहुंचता है और ऊपरी अवस्था में पहुंचता है तो कुछ इस प्रकार से इंपल्स जनरेट करेगी। ये हर एक अणु साइक्लिक रिंग अणु अलग अलग इंपल्स जनरेट करते हैं। इंटेंसिटी आई नॉट, जहां पर रेजिस्टेंस टू पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एंगल, रिफ्लेक्टिव डायमीटर, वेवलेंथ जो लाइट प्रोड्यूस करवाई जा रही है, और लेंथ, जितनी लेंथ पर प्रिज्म रखा हुआ है, लेंथ प्रिज्म से और जो सैंपल रखा हुआ है उसकी लेंथ सब फिक्स होता है। और अणु की इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब हो रही है या स्कैटरिंग हो रही है या इमिट हो रही है, वो मेजर करना होता है कि फोटो डिटेक्टर के द्वारा मेजर किया जाता है। फोटो डिटेक्टर जो सैंपल के बाद रखा होता है। ये देखिए, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, एन बॉन्डिंग और पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अगर दो सैंपल को यूज करना है तो मिरर का प्रयोग किया जाता है दोनों सैंपल्स में कंपैरिजन करने को। तो तब कंप्यूटर्स में ग्राफिकल मेथड में कंपैरिजन दोनों ही द्वारा व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से प्रदर्शित कर दिए जाते हैं। अब ये इंफ्रारेड में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किसी अणु या परमाणु के वाइब्रेशन मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। ये विजुअल लाइट से कम एनर्जी की होती है, जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट या फिर डायपोल मूवमेंट जो डेक्स्ट्रो और लिवो, सिस और ट्रांस जो अणु है उनका डायपोल मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाती है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सभी इसमें बताया गया है कि जो इंफ्रारेड वेव्स है, कोई भी अणु है वो अपनी वाइब्रेशनल ट्रांजिशन शो करता है, अर्थात डेक्स्ट्रो लिवो, ये कुछ अणुओं का डेक्स्ट्रो लिवो सिस ट्रांस प्रकृति शो करता है। और वाइब्रेशन में ये स्ट्रेचिंग, कोई भी अणु की जो बॉन्डिंग है कुछ स्प्रिंग की तरह स्ट्रेचिंग और बेंडिंग स्प्रिंग की तरह शो करती है, जो कि इंफ्रारेड को एब्जॉर्ब करने के बाद शो करती है, जो कि फोटो डिटेक्टर द्वारा डिटेक्ट कर ली जाती है बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग की तरह मूवमेंट और स्टेशन वाइब्रेशन को मेजर करता है। ये NH3CH2 और सिंपल एमिनो ग्रुप का जो वाइब्रेशन होता है सैंपल में, उसको निम्न प्रकार से इंटेंसिटी और इंफ्रारेड की एब्जॉर्प्शन के बाद इस प्रकार से बताया जाता है। अर्थात जब कक्षाओं में किसी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, उनकी वेवलेंथ के अनुसार हाई ट्रांजिशन और तथा लो ट्रांजिशन में मूवमेंट डायपोल मूवमेंट कहलाता है। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में यह रोटेशनल मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, अर्थात रोटेशनल मूवमेंट अपने अक्ष पर प्लस हाफ माइनस हाफ दोनों पर इफेक्ट प्रभावित करता है। अर्थात यह तुलनात्मक रूप से अल्ट्रावायलेट और इंफ्रावायलेट से कम एनर्जी वाला होता है, जो कि प्लस हाफ स्पिन को ही अपने किसी इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर रोटेशन को व्यवस्थित तरीके से या फिर रोटेशन को प्रभावित करता है, जिससे सैंपल के फोटो इलेक्ट्रिक मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाती है मशीन। माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी वेवलेंथ 1 to 100 माइक्रोमीटर, जो कि अपनी स्पिन अवस्था में प्लस हाफ माइनस हाफ रोटेशन को डिटेक्ट करती है
कुछ इस प्रकार से माइक्रो स्पेक्ट्रम ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अपने अक्ष पर। किसी भी बॉन्डिंग अवस्था में जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से रोटेशन करता है तब वो अपनी स्पिन अवस्था को माइक्रोवेव माइक्रोवेव तरंगों को माइक्रोवेव तरंगों द्वारा अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वह डिस्टर्ब महसूस करता है, अर्थात अपनी व्यवस्थित अवस्था में आने के लिए वो जो एनर्जी माइक्रोवेव एनर्जी ही रिलीज करता है उसको डिटेक्ट किया जाता है। रोटेशनल एनर्जी लेवल जे जूल प्लस प्लांक नेता का स्क्वायर अपॉन 2i जो भी इंटेंसिटी है। रोटेशनल एनर्जी को कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी में हमेशा फ्लोरेंस अर्थात परिकिरण मतलब प्रतिदीप्त, जो कि वो एनर्जी लेवल है जो विजिबल है, अर्थात जो कलर शो विबजियोर जो कलर शो कर रहा है उनको फ्लोरेंस कहते हैं। ये भी सैंपल को जब विजिबल अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब करती है और डिटेक्ट करवाती है अपने हायर एनर्जी लेवल से निम्न एनर्जी लेवल में आने पर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा मेजर किया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये स्कैटरिंग इफेक्ट कई प्रकार की इफेक्ट शो करता है। ये रमन प्रभाव जो कि एक तरह से एक्सरेज ही है, एक्सरेज जो कि अपने उच्च ऊर्जा अवस्था से डिफरेंट टाइप ऑफ निम्न ऊर्जा अवस्थाओं में आने पर जो फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है एनर्जी पार्टिकल्स को वो कई प्रकार के हो सकते हैं, उन्हें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें न्यूक्लियस में के अंदर उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की अव्यवस्थाओं को मेजर किया जाता है, जो कि प्रोटॉन का जब न्यूक्लियस में अस्त व्यवस्थित तरीके से अव्यवस्थित होते हैं तब बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाया जाता है। बाहर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने पर एक ही दिशा में स्पिन करेंगे, कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे तब यह एनर्जी रिलीज करते हैं। कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होने पर ये कुछ ऊर्जा मुक्त करते हैं। यह हायर एनर्जी होती है जो कि गामा रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा ही मेजर की जाती है। यह काफी महंगा प्रोसेस है। सॉरी, एक्सरेज में नहीं होता, ये कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अव्यवस्थाओं को, जो कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन आइसोटोप्स या आइसोबार जो होते हैं, आइसोबार जो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्याओं का कंबाइंड मिश्रण को अव्यवस्थित तरीके से, जो कि प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन की संख्या अगर बराबर ना हो तो कुछ प्रोटॉन अलग से पड़े हुए होते हैं जो कि अस्त तरीके से मुक्त होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाने पर वो एक व्यवस्थित तरीके से सुव्यवस्थित कक्षाओं में रोटेशन करते हैं जो कि बाइंडिंग एनर्जी के ही अंदर होते हैं, अर्थात वो कुछ ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये काफी हाई एनर्जी का प्रोसेस है, काफी महंगा प्रोसेस है। ये रेडिएशन काफी हार्मफुल होता है और ये गामा रेज का निर्मोक्ष करते हैं। कुछ एनर्जी लेवल ट्रांजिशन कुछ इस प्रकार से होता है। गामा 1 2 पाई बीट। ये देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल में जब व्यवस्थित तरीकों में, अर्थात एनर्जी लेवल थोड़ा सा एनर्जी लेवल को स्थिति ऊर्जा को बढ़ाने पर, स्थिति ऊर्जा बढ़ने पर अर्थात काइनेटिक ऊर्जा घटने पर यह कुछ h न्यू ऊर्जा निर्मुक्त करता है।
ये कुछ सैंपल जब रखा जाता है डेल्टा, उसका टीएमएस शिफ्ट और स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज में होती है। और इनमें आइसोटोप्स में कार्बन 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 12 और 6 कार्बन 13, इनका प्लस हाफ स्पिन, माइनस हाफ स्पिन और कई तरह के जैसे कि स्पिन्स को मेजर किया जाता है। कई स्पिन्स +1 आइसोटोप्स +2 +3 एंगुलर मोमेंट को जनरेट करता है। एंगुलर मोमेंट L इक्वल टू आई ओमेगा। इसमें स्पिन्स का मूवमेंट प्लस हाफ माइनस हाफ को ही हाइड्रोजन द्वारा जनरेट किया जाता है। हम अधिकतर जो काफी हाईली लेबोरेटरी में प्रोसेस काफी हाईली लेबोरेटरी में +3/2 5/2 0 1 3 स्पिन को मेजर करते हैं, परंतु हाइड्रोजन प्लस हाफ माइनस हाफ और 1 तक ही सीमित है। हाइड्रोजन में कार्बन 14 कार्बन और नाइट्रोजन 15 14 इन सब में +3/2 5/2 जो कि अव्यवस्थित हाईली रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, उनमें स्पिन को मेजर करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यह मशीन कुछ इस प्रकार से होती है जो कि लेबोरेटरी में यूज की जाती है। थैंक यू।